गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक है वो आएगा बैटरी। और बैटरी से पहले अपन ने क्या देखा था? वैद्युत रासायनिक सेल देखा था और वैद्युत अपघटनी सेल। तो जो टॉपिक है अपना वो है बैटरी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी होती क्या है। और वास्तव में बैटरी क्या होती है? एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो क्या काम करता है? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है। तो बैटरियां क्या होती हैं? ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो या इससे अधिक जो गैल्वेनी सेल होते हैं, गैल्वेनी सेल, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं। तो देखो, अपने पास में जो टॉपिक है बैटरी, तो बैटरी क्या होता है? जब अपन दो या दो से अधिक गैल्वेनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में बैटरी का निर्माण हो जाता है। और श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अपने को वोल्टता बढ़ानी होती है। तो बैटरी ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। बैटरी कुछ विशेषताएं होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बैटरी की विशेषताएं लिखिए। तो देखो, बैटरी क्या होती है? एक तो हल्की होनी चाहिए, दूसरी कैसी होनी चाहिए? सुसंबद्ध होनी चाहिए, मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसकी जो लागत है ये कम होनी चाहिए और इससे लंबे समय तक स्थिर वोल्टता की धारा प्राप्त होनी चाहिए। तो लंबे समय तक क्या प्राप्त होनी चाहिए? स्थिर वोल्टता की धारा अपने को प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कुछ होती है बैटरी की विशेषताएं। तो क्या थी अपने पास में? बैटरी हल्की होनी चाहिए ताकि उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। सुसंबद्ध होनी चाहिए, मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए वो। लागत क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लंबे समय तक क्या प्राप्त होनी चाहिए? उससे स्थिर वोल्टता की धारा, अर्थात उसकी वोल्टता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये होती है अपने पास में बैटरी की विशेषताएं। अब बैटरी के प्रकार की यदि बात करते हैं तो बैटरी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी, और दूसरी होती है द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी। तो देखो, इसमें आपको ध्यान का रखना है, प्राथमिक सेल जो भी होते हैं उसमें होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात इनको एक बार काम में लेने के बाद में पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो रिएक्शन कैसी होती है इनमें? अनुत्क्रमणीय। एक बार काम में ले लिया, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इनमें जो होंगी रिएक्शन कैसी होंगी? उत्क्रमणीय। और जब उत्क्रमणीय है तो इन्हें क्या किया जा सकता है? पुनः आवेशित। और अनुत्क्रमणीय है तो इनको क्या नहीं किया जा सकता है? पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इस आधार पर बैटरियों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो ऐसी बैटरी थी जिनको एक बार काम में ले लिया और पुनः क्या कर लिया अपन ने? रिचार्ज कर दिया। और एक ऐसी बैटरी थी जिनको एक बार काम में ले लिया तो पुनः चार्ज अपन नहीं कर सकते हैं। तो जो बैटरी पुनः आवेशित नहीं होती है या जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल कहा जाता है। और जिनको अपन पुनः आवेशित कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेल या द्वितीयक बैटरी कहा जाता है। तो ये तो बात हुई बैटरी के प्रकार की। अब देखो, बैटरी जो है उसके एग्जाम्पल अपने सिलेबस में कौन कौन से हैं। यदि बात करें अपन प्राथमिक सेल की, प्राथमिक सेल, तो इसके दो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको पढ़ने हैं। एक होता है शुष्क सेल जो नॉर्मली काम में लिया जाता है, और दूसरा होता है मरकरी सेल, इसको भी नॉर्मली काम में लिया जाता है। तो दो सेल ऐसे हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेते हो या देखते हो। एक तो शुष्क सेल है और दूसरा मरकरी सेल है। इन दोनों को अपने को पढ़ना है। दोनों के दोनों इरिवर्सिबल हैं, मतलब यूज एंड थ्रो, काम में ले और फेंक दो, क्योंकि इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला सेल है अपना शुष्क सेल, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, शुष्क सेल में क्या होता है? एक Zn से बना पात्र होता है इस प्रकार से।
इसके बीच में ग्रेफाइट की एक छड़ लगी होती है और इसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी रहती है। ग्रेफाइट की जो छड़ है इस पर क्या लगा रहता है, एक पीतल की टोपी इस प्रकार से लगी हुई रहती है। ये जो छड़ होती है इसके चारों ओर एक पेस्ट भरा होता है और ये पेस्ट किसका होता है, MnO2 प्लस कार्बन का। Mn2 प्लस कार्बन का चूर्ण कह सकते हैं इसको। ये वाला चूर्ण भरा रहता है किसके, जो अपने पास में एनोड होता है और वो किसका होता है, सॉरी जो कैथोड होता है ग्रेफाइट का बना, इसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। ये जो पात्र था ये किसका है, Zn का पात्र होता है और Zn का पात्र क्या काम करता है, यहाँ पर एनोड का कार्य करता है। और ये किसका इलेक्ट्रोड था, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो होता है ये किसका काम करता है, कैथोड का कार्य। और सेल में कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव, और एनोड कैसा होगा, नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके मध्य NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है जो कि किसका कार्य करता है, एक तरह से वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो यदि सेल की बनावट की बात करते हैं तो सेल में क्या होता है, एक पात्र होता है जो किससे बना होता है, Zn से। क्या कहा जाता है इसे, एनोड, क्योंकि ये किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। दूसरे इसमें क्या होता है, सेल के बीचों बीच में एक क्या लगा रहता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है जो किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है इसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का जो होता है चूर्ण भरा हुआ रहता है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच वाला ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या भरा रहता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है जो किसका कार्य करता है, वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो ये तो स्टूडेंट्स थी इस सेल की बनावट। अब ये काम कैसे करता है, कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो जो भी सेल होगा उसमें अभिक्रियाएं कौन सी संपन्न होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यदि सेल अपने को क्या कर रहा है, केमिकल से एनर्जी दे रहा है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया कौन सी संपन्न होती है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाएं उसमें संपन्न होती है। आप लोगों को यह भी स्पष्ट बता रखा है कि एनोड होगा उस पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड होगा उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर एनोड रिएक्शन की। एनोड रिएक्शन मतलब एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब देखो Zn का पात्र खुद किसका काम कर रहा है, एनोड का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, एनोड अभिक्रिया। और एनोड अभिक्रिया पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अब देखो कैथोड क्या था इसमें, ग्रेफाइट की छड़, और ग्रेफाइट की जो छड़ थी उसके चारों ओर भरा क्या था, चूर्ण, MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण। तो कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी वो कौन दर्शाएगा, MnO2। तो बात करते हैं कैथोड रिएक्शन की। तो यहाँ पर क्या होगा, जो MnO2 होगा, वैद्युत अपघट्य क्या था, अमोनियम क्लोराइड है तो यहाँ से NH4 आयन लेगा साथ में, तो NH4 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागे थे Zn ने उनको ग्रहण कर लेगा। तो यह अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। क्या बनेगा, MnOOH प्लस NH3। ये अभिक्रिया संपन्न होती है कहाँ पर, कैथोड पर। तो ये अभिक्रिया थी एनोड पर संपन्न होती है और ये अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है, कैथोड पर। तो एनोड पे तो अपने को क्या मिल रहा है, इसको ध्यान से देखना, Zn+2, और कैथोड पे क्या मिल रहा है, NH3। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनोड पर बना हुआ Zn+2 होता है, कैथोड पर निर्मित इस NH3 के साथ में संयुक्त होगा और एक संकुल का निर्माण कर लेगा। NH4 के साथ Cl नेगेटिव आयन भी उपस्थित रहते हैं, तो Cl नेगेटिव आयन भी इसके साथ में संयुक्त हो जाएंगे, चाहे तो संकुल लिख दो या पूर्ण फिर क्या लिख दे, संकुल आयन। तो होगा क्या, यहाँ पर Zn+2 और NH3 संयुक्त होंगे, तो 4NH3 Zn+2 2Cl नेगेटिव, ये परस्पर संयुक्त होंगे और एक संकुल बनेगा। क्या बनेगा, Zn NH3
होल 4 Cl2। इस प्रकार के एक संकुल यौगिक का निर्माण हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही संकुल यौगिक बना तो क्या होगा, पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन होगा। भाई इन दोनों के संयोग से संकुल यौगिक बना, तो सेल में ये जो पदार्थ थे या जो रसायन थे उनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो इस सेल से लगातार स्थिर वोल्टता की धारा अपने को प्राप्त नहीं होगी। किसके कारण, इस संकुल यौगिक के निर्माण के कारण। तो ये जो सेल होता है, इसके यदि विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो ये होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट। आपको ध्यान रखना है ये जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या था, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो अभिक्रिया में जो संकुल यौगिक बनता है जिससे पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, और इस परिवर्तन के कारण इसका विद्युत वाहक बल क्या लिखा जाता है, 1.2 से 1.5 वोल्ट लिखा जाता है। अब इस सेल में होने वाली अभिक्रियाओं की यदि बात करते हैं तो देखो एनोड पर क्या हुआ, Zn था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, Zn+2 बना। कैथोड पर क्या था, MnO2 था। अब MnO2 को ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2, तो -4। तो यहाँ पर Mn किस में था, +4 में, और यहाँ पर 2 और 1 3, तो Mn किस में आ रहा है, +3 में। तो Mn +4 से किस में आ गया, +3 में। अब +4 से +3 मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो Mn+4 का किसके ऊपर, कैथोड पर, किसमें अपचयन होता है, Mn+3 में अपचयन हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, एक NH4 पॉजिटिव पे जो चार्ज था वो H पॉजिटिव का था, उसने ले लिया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, NH3 में। तो यहाँ पर ये अपने पास में क्या बन जाएगा, NH3, और दोनों संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। वेरी क्यों होता है, इसका कारण होता है कैथोड जो होता है इस पर निर्मित ये संकुल यौगिक। सेल की विशेषताएं की बात करते हैं तो कैथोड पर Mn+2 होता है, उसका अपचयन किस में हो जाता है, Mn+3 में हो जाता है, और ये जो संकुल यौगिक बनता है ये पात्र की दीवार के पास में धीरे धीरे एकत्रित होने लगता है। तो जब सेल पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सेल फूल जाता है। तो ये था अपने पास में कौन सा सेल, शुष्क सेल। दूसरा नाम क्या था इसका, जैसे ड्राई सेल कह रहे हैं इसको, तो प्राइमरी सेल है। और एक नाम और होता है इसका, इसकी जो इसका निर्माण किया था या इसको विकसित किया था लैक्लांस ने। कब किया था, 1868 में। तो इससे क्या कहा जाता है, लैक्लांस सेल भी कहा जाता है। तो पहला अपने पास में प्राइमरी सेल है, ध्यान रखना है यहाँ पर एनोड जो है वो Zn का पात्र है। कैथोड जो होता है ये क्या होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है। वैद्युत अपघट्य आपको ध्यान रखना है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट होता है यहाँ पर वो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, Mn+4 से Mn+3 में जा रहा है, ये संकुल यौगिक बन रहा है। संकुल यौगिक निर्माण से सांद्रताएं परिवर्तित हो रही हैं, और सांद्रताओं के परिवर्तन से विद्युत वाहक बल जो होता है इसका वो वेरी करता है, और वो कितना होता है, 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। तो ये पहला सेल था अपने पास में, और शुष्क सेल या फिर नाम क्या होता है इसका, लैक्लांसी सेल होता है। दूसरा सेल जो होता है, अब देखो यदि इसके यूज की बात करते हैं अपन, यूज, तो ये वो नॉर्मल सेल है जिसको आप किस में काम में लेते हो, टेप रिकॉर्डर में लेते हो। इसके अलावा जो दीवार घड़ी होती है उसमें लिया जाता है, टॉर्च होती है उसमें लिया जाता है। तो ये वो सेल है जिसका उपयोग किस में करते हैं अपन, मेनली टेप रिकॉर्डर हुआ, रेडियो हुआ, दीवार घड़ी हुई, रिमोट्स जो रिमोट होते हैं उनमें, तो इनमें इसको मेनली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट है मरकरी सेल। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा होता है मरकरी सेल। देखो मरकरी सेल एक तरह से बटन सेल होता है, इस प्रकार की गोलीय संरचना होती है और इसे क्या कहा जाता है, बटन सेल। आपने देखा होगा जैसे जो अपने रिस्टवॉच होती है, कलाई की घड़ी होती है, उसमें गोल छोटा सा सेल आता है, और वो सेल कौन सा होता है, मरकरी सेल होता है। तो ये जो सेल होता है ये भी प्राइमरी सेल ही होता है, इस प्रकार की इसकी गोलीय संरचना होती है। अब आपको इस सेल में ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें देखो जो भी सेल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, तो एक तो होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। तो यहाँ पर ZnHg का पेस्ट मतलब जिंक अमलगम का जो पेस्ट होगा वो किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करता है। यदि बात किसकी करें, कैथोड की,
तो कैथोड यहाँ पर क्या होता है, HgO प्लस कार्बन का पेस्ट जो होता है ये कैथोड का कार्य करता है। वैद्युत अपघट्य, तीन चीज आपको हर सेल में ध्यान रखनी है, एनोड किसका है, कैथोड किसका है और वैद्युत अपघट्य क्या है। यदि ये आपको पता है तो आप इजीली सेल अभिक्रियाएं लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ZnO प्लस KOH, ये किसका कार्य करता है इस सेल में, वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो देखो मरकरी सेल में होता है क्या है, बटन सेल होता है, छोटी सी गोलीय संरचना होती है, जिंक अमलगम का पेस्ट है एनोड का कार्य करता है, Hg और कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है, Zn और KOH विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें काम में लिया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें होने वाली अभिक्रियाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेल में यदि रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहले देखो एनोड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स एनोड किसका था, ZnHg, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Zn का होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन तो वही होगी, Zn क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा। तो एनोड पे होने वाली पहली अभिक्रिया क्या होगी, Zn किसका निर्माण कर रहा है, Zn+2 का, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाते हैं। अब Zn2 पॉजिटिव बन गया, आयन बन गया, तो ये वैद्युत अपघट्य की किससे क्रिया करेगा, OH आयन से क्रिया करेगा। तो यहां पर क्या होगा, एनोड पर ही जो Zn+2 था ये किससे क्रिया करेगा, 2OH नेगेटिव से। तो ZnO को लेके जाएगा, क्या बनेगा, ZnO, और यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। यहां पर किसी की बैलेंस चेंज नहीं हुई है तो नॉर्मल अभिक्रिया यहां पर संपन्न हो जाएगी। तो एनोड पे होने वाली यदि पूर्ण अभिक्रिया है तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखो Zn+2 से Zn+2 यहां पर कैंसिल हो गया अपने पास में। तो यहां पर क्या लिखा अपन ने, इधर क्या बचा है, Zn+2OH नेगेटिव, इधर क्या बना है, ZnO, आगे क्या है, H2O, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मरकरी सेल था उसमें एनोड पर होने वाली अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, Zn होता है, वैद्युत अपघट्य के 2OH नेगेटिव से क्रिया करता है, ZnO बनाता है, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। अब जो मुक्त ही इलेक्ट्रॉन होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो परिपथ के थ्रू कहाँ पर आते हैं, कैथोड पर। तो यदि कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, ऊपर ही लिख देते हैं इसको। तो अब रिएक्शन कौन सी होगी अपने पास में, कैथोड की। तो देखो कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, कैथोड रिएक्शन। तो यहां पर क्या है, HgO है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Hg यहां पर +2 में है क्योंकि ऑक्सीजन कितने में है, -2 में। तो इसका अपचयन करना है तो ये किस में जाएगा, Hg में। जब Hg में जाएगा तो किसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा, H2O की उपस्थिति में। तो HgO, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। जैसे ही लेगा तो ये Hg+2 में था, किस में चला जाएगा, Hg में। O-2 में था, H+1 में है, O-2 में, तो ये परस्पर संयुक्त होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए। तो ये क्या बना लेगा यहाँ से, 2OH नेगेटिव। तो इस प्रकार से अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न हो जाएगी, कैथोड पर संपन्न हो जाएगी। अब दोनों रिएक्शनों को यदि जोड़ देते हैं तो इस सेल में होने वाली पूर्ण सेल अभिक्रिया अपने को प्राप्त हो जाती है। तो इसकी यदि पूर्ण सेल रिएक्शन देखते हैं तो दोनों को जोड़ो, ये एनोड रिएक्शन है और ये कैथोड रिएक्शन है। तो इधर देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन सी दिशा में है, दाहिनी दिशा में, राइट हैंड साइड, और इधर कौन सी दिशा में है, लेफ्ट, कैंसिल हो जाएंगे। 2OH नेगेटिव इधर है, यहाँ पर इधर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। H2O इधर है और H2O इधर है। तो जो बाईं ओर वाला पार्ट है इसमें क्या बच रहा है, Zn, ठीक है। इधर नीचे आ जाओ, क्या बच रहा है, HgO। आगे चलिए, इधर क्या बच रहा है, ZnO, और इधर क्या बच रहा है, Hg। तो जो मरकरी सेल होता है उसमें होने वाली ये संपूर्ण अभिक्रियाएं होती है। कई बार 1 नंबर में देता है कि मरकरी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए, तो आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है, कैथोड की रिएक्शन लिखनी है और पूर्ण सेल अभिक्रिया आपको लिखनी होती है। यदि इसके विद्युत वाहक बल की बात करते हैं
तो ये आपको सभी सेलों का ध्यान रखना है। तो जो मरकरी सेल होता है इसका होता है 1.35 वोल्ट। ये क्या होता है, इसका विद्युत वाहक बल होता है। इस सेल से क्या होता है, स्थिर वोल्टता की धारा प्राप्त होती है। स्थिर वोल्टता की धारा प्राप्त होती है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जो शुष्क सेल अपन ने देखा था वहाँ पे एक संकुल बन रहा था जिससे सांद्रता में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पे अन्य कोई उत्पाद नहीं बनता है, इसलिए इससे लगातार स्थिर वोल्टता की धारा अपने को प्राप्त होती है। कौन से सेल से? मरकरी सेल से। और विद्युत वाहक बल कितना होता है इसका? 1.35 वोल्ट। किसमें काम में लेते हैं? छोटे उपकरण, जैसे शुरू में मैंने बताया था आपको, रिस्ट वॉच है, कलाई घड़ी है, कान में जो स्वर्ण यंत्र लगाते हैं उसके अंदर इसको काम में लेते हैं। कोई माइक्रोफोन होता है छोटा या कैमरा होता है, उसमें इसको काम में लिया जाता है। तो ये दूसरा अपने पास में प्राथमिक सेल है। एक देखा था अपन ने शुष्क सेल, दूसरा नाम था उसका लेक्लांसी सेल, सेकंड अपन ने देखा है मरकरी सेल। और अब बात करते हैं द्वितीयक सेलों की। तो देखो जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनमें कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल जो होते हैं ये आपको बता दिया कि इनमें होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होगी? उत्क्रमणीय, अर्थात एक बार ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उसके बाद में इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। मतलब इनसे लगातार अपन क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि विद्युत धारा इनकी समाप्त हो जाती है तो इनको पुनः आवेशित कर सकते हैं और दोबारा काम में लिया जा सकता है। और इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये अपने पास में आता है लेड संचायक सेल। साधारण भाषा में इसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल। तो इनका जो नाम के लास्ट में लग रहा है संचायक, तो संचय वापस हो जाता है इनमें, मतलब पुनः इनको रिचार्ज किया जा सकता है या चार्ज किया जा सकता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संचायक सेल भी कहा जाता है। काम इनका भी वही है, बैटरी है तो क्या करेगी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। अब जो इम्पोर्टेंट सेल है सीसा संचायक सेल, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीसा संचायक सेल के आवेशन पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। कई बार पूछा हुआ है निरावेशन पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सीसा संचायक सेल पर टिप्पणी लिखिए। सीसा संचायक सेल है, इसका सेल सूत्र लिखिए। इसमें एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए या फिर कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। तो पूरा पॉइंट अपन यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है इस प्रकार से। इसमें क्या होती है? पीबीएसबी की ग्रिड लगी होती है। ग्रिड का मतलब होता है जाली। यहाँ पर लगी होती है पीबीएसबी की ग्रिड इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या थी? पीबी प्लस एसबी की ग्रिड जालियां होती हैं। एक जाली में क्या भरा होता है? पीबीओ। पीबीओ। दूसरे में क्या भरा होता है? PbO2। पीबीओ होता है उसको कहा जाता है स्पंजी लेड। ध्यान क्या रखना है? पीबीओ क्या कहा जाता है इसको? स्पंजी लेड। और PbO2 जो होगा इसको क्या कहा जाता है? लिथार्ज। नाम क्या होता है इसका? लिथार्ज। तो जिस ग्रेड में PbO भरा होता है वो काम करती है एनोड का, और जिसमें PbO2 भरा होता है वो काम करती है कैथोड का। ये आपको ध्यान रखना है। और इस सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है उसके रूप में 38% सांद्रता के H2SO4 विलयन को उपयोग में लिया जाता है। तो ये एक नॉर्मल सीसा संचायक सेल है जिसमें 2 प्लेट हैं। अब इन प्लेटों की संख्या बढ़ाकर इसकी वोल्टता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर PbO की 1 प्लेट है, उसकी जगह 3 लगा सकते हैं। तो PbO2 की भी कितनी लगा सकते हैं? 3। तो 6 प्लेट का सेल हो गया एक तरह से। वो यही कह सकते हैं 3 प्लेट का सेल हो गया, क्योंकि 3 एनोड हो गए और 3 कैथोड। तो उस स्थिति में जब 3 प्लेट का सेल है तो एक की वोल्टता 2 वोल्ट होती है। तो 3 प्लेट के सेल की कितनी हो जाएगी? 3 से गुणा कर लो तो कितनी वोल्टता हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये नॉर्मल एक प्लेट है इसकी बनावट के अंदर। तो आपको बनावट लिखनी है तो क्या लिखना है? जो लेड संचायक सेल होता है ये एक आयताकार बॉक्स के समान
होता है। इसमें पीबीएसबी की ग्रिड लगी होती हैं, जालियाँ लगी होती हैं। वह ग्रिड जिसमें पीबीयू या स्पंजी लेड भरा होता है, ये एनोड का काम करता है। यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पर पीबी जो होता है वो एनोड का कार्य करता है, और जिसमें PbO2 भरा होता है, मतलब इसका साधारण नाम क्या होता है, लिथार्ज, ये किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। जो सेल होता है इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में 38% सांद्रता के H2SO4 विलयन को प्रयुक्त किया जाता है। तो ये तो हो गई इसके बनावट की बात। अब देखो जब इसका निरावेशन होता है, निरावेशन मतलब अपन इससे विद्युत धारा लेते हैं, क्या करना है अपने को, इससे विद्युत धारा लेना है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इसका निरावेशन कहा जाएगा। तो निरावेशन पर यदि सेल में होने वाली अभिक्रियाएं देखते हैं तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ध्यान रखना है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एनोड रिएक्शन की यदि बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, कौन काम में आएगा, पीबी। तो सबसे पहले पीबी जो होगा ये Pb2 पॉजिटिव में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। वैद्युत अपघट्य है, H2SO4 है, ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, या यूँ लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, ये जो Pb+2 होगा, ये जब +2 है तो कहाँ पर आएगा, विलयन में, और विलयन में आएगा तो किससे क्रिया करेगा, SO4 2 नेगेटिव से। तो Pb+2 किससे क्रिया करेगा, SO4-2 से, और किसका निर्माण कर लेगा, PbSO4 का निर्माण कर लेगा। तो ये अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होगी, एनोड पर। तो क्या लिखा जा सकता है एनोड पे होने वाली अभिक्रिया को, PbSO4-2, और किसका निर्माण हो रहा है, PbSO4 प्लस क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये निरावेशन पर, मतलब जब सेल से बाह्य परिपथ में अपन विद्युत धारा लेते हैं तो उस स्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरी बात करते हैं कैथोड रिएक्शन की। कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड पे क्या है, PbO2 लिथार्ज था, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ में होगी, PbO2 के साथ में। तो PbO2 क्या करेगा, परिपथ से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहां पर कौन बच रहा है, 2H पॉजिटिव, तो इससे संयुक्त होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4H पॉजिटिव आयन आएंगे, और क्या हो जाएगा अपने पास में, SO4 2 नेगेटिव। ये परस्पर क्रिया करेंगे, और परस्पर क्रिया करेंगे तो देखो होगा क्या, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे यहाँ से, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये Pb ले लेगा। तो Pb क्या था यहाँ पर, Pb+4, Pb किस में था, +4 में, क्योंकि 2 दूनों 4, तो Pb+4 में था, वो Pb+2 में जाएगा। 2 में कब जाए, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर ले। तो इस स्थिति में अभिक्रिया क्या होगी, Pb 2 इलेक्ट्रॉन लेते Pb+2 बनाएगा जो SO4 से क्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा सॉरी क्या बन जाएगा, PbSO4। अब ऑक्सीजन था वो 2 नेगेटिव में था, 4H पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगा 2H2O। तो यह अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है, कैथोड पर संपन्न होती है। PbO2 4H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब करते हैं, PbSO4 बनता है, 2H2O यहां से बाहर निकल जाते हैं। अब पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें, यदि निरावेशन होने पर होने वाली पूर्ण सेल रिएक्शन, तो दोनों को जोड़ दो, ये एनोड रिएक्शन है और ये कैथोड रिएक्शन है। तो देखो इधर क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, प्रोडक्ट में है, इधर रिएक्टेंट में है, और कुछ सेम अपने को दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से शुरू करो, Pb, इधर क्या है PbO2, इधर आ जाओ, क्या है SO4 और SO4, तो 2SO4 2 नेगेटिव, इधर क्या बच रहा है 4H पॉजिटिव प्लस 4H पॉजिटिव, और प्रोडक्ट क्या बना अपने पास में PbSO4 तो कितना बन जाएगा 2PbSO4 प्लस क्या बन जाएगा 2H2O। तो ये अभिक्रिया जो होगी ये पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। यदि आपको क्वेश्चन देता है 1 नंबर में और यूं लिखता है कि सीसा संचयक सेल के निरावेशन पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, तो आप ये सिंपल रिएक्शन लिखकर
आ सकते हैं। यदि पूर्ण रूप से पूछता है तो आपको निरावेशन पर यदि पूरी अभिक्रियाएं लिखनी है तो एनोड रिएक्शन लिखनी है, कैथोड रिएक्शन लिखना है, दोनों को जोड़ना है और क्या लिखनी है यहाँ पर पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो देखो सेल से जब बाह्य परिपथ में अपन ने विद्युत धारा ली तो उस स्थिति में किसके क्रिस्टल बनते हैं, PbSO4 के क्रिस्टल अपने को प्राप्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे PbSO4 बन रहा है तो क्या काम में आ रहा है, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, मतलब ये जो वैद्युत अपघट्य था ये काम में आता जाता है, जिससे इसकी सांद्रता में कमी हो जाती है। और जब 1.30 ग्राम ये जो डेंसिटी है ग्राम मीटर इनवर्स, तो इससे कम जब क्या हो जाती है, इसकी सांद्रता हो जाती है तो यहां से विद्युत धारा प्राप्त होना बंद हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, इसको पुनः चार्ज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है H2SO4 का घनत्व कितना था, 38%। यदि कम हो रहा है, इससे कम इसका घनत्व चला जाएगा तो उस स्थिति में विद्युत जो सेल होगा उससे विद्युत धारा अपने को प्राप्त नहीं होगी। किसके कारण, PbSO4 के क्रिस्टलों के निर्माण के कारण। तो इससे फिर क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे और चार्ज करेंगे तो विपरीत दिशा में विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। ये जो इसका डायग्राम है इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो समझो इसको, जब चार्ज करना है तो ये तो निरावेशन पर थी, जब बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्राप्त हो रही है तो विद्युत धारा में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था, एनोड से कैथोड की ओर। तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ आएगी, कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन यदि इसको क्या करेंगे अपन, पुनः चार्ज करेंगे तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होगी, मतलब धारा एनोड से कैथोड की ओर। तो उस स्थिति में क्या होगा, निरावेशन पर होने वाली रिएक्शन, इनको देखिए। तो ये इसका जस्ट उल्टा है, मतलब ये PbSO4 के क्रिस्टल जल से क्रिया करेंगे टूट जाएंगे तो क्या बनेगा, 2PbSO4 2H2O। ठीक है, उल्टी कर दो अभिक्रिया को, क्या बन रहा है, PbO2 2SO4 -2 और 4H पॉजिटिव। तो आपको यदि निरावेशन की ध्यान है तो इसका उल्टा करते ही किसकी वजह हो जाएगी, सॉरी आवेशित है या आवेशन पर होने वाली अभिक्रिया। तो पुनः चार्जिंग में होने वाली अभिक्रिया आप लोगों को पता चल जाएगी। अब H पॉजिटिव और SO4 है तो क्या बना लेगा ये 2H2SO4, जिससे H2SO4 की जो डेंसिटी होती है वो वापस 38% हो जाएगी और सेल पुनः क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो सीसा संचयक सेल है इसका सेल सूत्र लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा था, PbSO4 था विलयन एक तरह से। तो एनोड पे क्या था, PbSO4 ये एनोड था, और कैथोड पे क्या था, PbSO4 था। इधर साथ में क्या था अपने पास में, H और SO4, तो H2SO4 था। ठीक है, तो विलयन क्या था यहाँ पे एक तरह से H2SO4, और किस में था, PbO2 और Pb में। तो ये होता है अपने पास में जो सीसा संचयक सेल होता है उसका सेल सूत्र। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं आगे कोष्टक में, कितनी होती है, 38% होती है। तो ये है अपने पास में जो सीसा संचयक सेल होता है उसका सेल सूत्र। अब आपको इसकी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और इसके विद्युत वाहक बल की बात करें तो कितना होता है, 2.0 वोल्ट होता है। तो ये निरावेशन जब एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है, ये दोनों को जोड़ दिया, PbPbO2 2SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव है। ठीक है, और इधर क्या निकला, 2PbSO4 और 2H2O। इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपन ने क्या कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए ये भी आपको समझना है। PbO2 तो Pb+4 में था और यहाँ पे PbSO4 में किस में आ गया, +2 में। तो +4 का मतलब 4 दे रखे थे, 2 वापस लेगा, तब ये किसका निर्माण करता है, PbSO4 का निर्माण कर लेता है। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी सेल है, और वो कौन सा होता है, लेड संचयक सेल या फिर सीसा संचयक सेल। तो सेल में एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य यदि आपको याद है तो आप इजीली सेल अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन लिखना होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। बस ये ध्यान रखना होता है कि विद्युत अपघट्य का कौन सा आयन ऑक्सीडेशन में काम में आता है और कौन सा रिडक्शन में काम में आता है। थैंक यू।